अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों ने इस वक्त तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में और अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप लिखने के बाद ईमेल कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस सना ने कराची से शेयर की है। ये जो वाक़यात थे, ये जो भी ये स्टोरी है, ये इनके हस्बैंड के साथ अब से तकरीबन 34 इयर्स पहले यानी 1991 में पेश आई थी। इनके हस्बैंड क्योंकि एक सिविल इंजीनियर थे तो अक्सर ऐसा होता था कि उनको काम के सिलसिले में कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था जहाँ पे दूर दूर तक न बंदा मौजूद होता था, ना ही बंदे की ज़ात मौजूद होती थी। तो वैसे ही इनकी जो कंपनी थी, उस कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट जो था उसको साइन किया और उस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इनको बलूचिस्तान में बिल्कुल आखिर में एक ऐसी जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी थी जहाँ पे दूर दूर तक ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। खैर, शुरू में ये बताती है कि जब इनके हस्बैंड वहाँ पे गए तो बताते हैं कि वो जो एरिया था यानी उसका जो डायनामिक्स थे, एक बिल्डिंग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और ऐसा लग रहा था कि अब से 10-15 साल पहले इसको तामीर करना शुरू किया गया था। लेकिन अल्लाह जाने पता नहीं क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे इसकी जो तामीरात हैं उसको रोक दिया गया था। उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने इन लोगों को एक बिल्डिंग तामीर करनी थी। यह बताती है कि जो इनकी टोटल टीम थी, या आप कह सकते हैं जितनी भी लेबर वगैरह थी, वो तकरीबन 70 या 80 लोगों पे मुश्तमिल थी। अब उस टीम के अंदर ही कुछ इस तरह के लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो हफ्ते की बुनियाद पे या हर चौथे या 5वें दिन ना सिर्फ बाहर जाएं बल्कि जो भी इन तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ख्याल रख सकें। यानी कि रोज़ रोज़ उस एरिया से बाहर निकलना या बाहर निकल के कुछ सामान लाना मुमकिन नहीं था। अब इनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इनको वहीं पे ही स्टे करना था और उस एरिया में ना सिर्फ कंटेनर मौजूद थे बल्कि इसके साथ साथ कुछ खैमे भी लगा दिए गए थे। ये बताती है कि शुरू में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ या इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ तो बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि कुछ इस तरह के वाक़यात थे जो होना शुरू हो चुके थे कि जिनके बारे में हम किसी के साथ डिस्कस करने से परहेज़ किया करते थे। जैसे कि नंबर 1 इंसिडेंट कुछ इस तरह से हुआ कि जो मेरे हस्बैंड थे, रात के तकरीबन 12-12:30 बजे खाना खाने के बाद जहाँ पे इनका कंटेनर या कैंप मौजूद था, ये उसके बाहर वॉक कर रहे थे। ये बताते हैं इनका जो मुंह था वो सामने, जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जिसकी जो तामीरात हैं वो पहले से रुके हुई थी, तो इनका जो मुंह था वो उस तरफ था और ये मुख्तलिफ ख्यालात जहन में लिए हुए वहाँ पे वॉक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसके चौथे या 5वें फ्लोर पे एकदम से कोई रोशनी सी नज़र आई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर के ऊपर लाइट आ गई है, हालांकि वहाँ पे दूर दूर तक लाइट का या इस तरह का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था।
जब एकदम से उनको इस चौथे या पांचवें फ्लोर पे रोशनी नज़र आना शुरू हुई तो ये मुसलसल वहीं पे खड़े होके उस रोशनी की तरफ गौर करने लगे। अभी इनको वहां पे देखते हुए मुश्किल से 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इन्होंने देखा कि एक औरत जो कि मुश्किल से 40 या 45 साल की होगी, वो उनको उस चौथे या पांचवें फ्लोर पे खिड़की में खड़ी हुई नजर आने लगी। अब पहले वही औरत नजर आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि उसके लेफ्ट और राइट में दो छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल से 8 या 9 साल के होंगे, वो भी आके खड़े हो गए हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो बिल्डिंग थी, ना ही यहाँ पे लाइट मौजूद थी और ना ही किसी की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। फिर ये अजीब बात थी कि ये औरत उन बच्चों के साथ इस चौथे या पांचवें फ्लोर पे क्या कर रही थी। अभी जबकि मेरे जो हस्बैंड ने वो उस तरफ गौर कर ही रहे थे कि देखते ही देखते वो जो लाइट थी एकदम से ना सिर्फ कम हुई, बल्कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो जो लाइट थी मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। और जैसे ही वो लाइट बंद हुई तो लाइट बंद होने के अगले ही लम्हे वो औरत और वो जो बच्चे खिड़की में खड़े हुए थे, वो भी ऐसा लगने लगा कि एकदम से या तो पीछे हट गए हैं या फिर देखते ही देखते गायब हो चुके हैं। खैर, कुछ देर तक ताज्जुब करने के बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो वापस वॉक करते हुए जहाँ पे सोया करते थे वहाँ पे आके लेट गए। अब ये सवालात थे जो उनके जहन में मौजूद थे कि बिलाखिर ये जो औरत थी, ये जो बच्चे थे, वो कौन थे। इनका ख्याल था कि अगले दिन जब मेरी वॉचमैन से या यहाँ पे जो भी दीगर स्टाफ है उनसे मुलाकात होगी तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि बिलाखिर ये किसके फैमिली मेम्बर्स हैं। बहरहाल इसी तरह ये रात गुजर गई और इत्तेफाक से अगला जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिजी दिन था। और ये जो बात थी ये ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के जहन से ना सिर्फ निकल चुकी थी बल्कि अब उनको याद भी नहीं था। खैर, इसी तरह जैसे ही ये दिन गुजरा और मगरिब की नमाज अदा की गई तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी तो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था। अब जैसे ही मैं अपने कैंप से या उस जगह से बाहर आया और इत्तेफाक से जब मेरी दोबारा से उस बिल्डिंग की तरफ नज़र गई तो सबसे पहले उस बिल्डिंग की जो छत थी मैंने उस तरफ नज़र डाली। और जैसे ही मैंने उस तरफ नज़र डाली तो उनको ऐसा लगा जैसे उस बिल्डिंग से कोई उल्टा नीचे लटका हुआ है। अब पहले मेरे हस्बैंड यही समझे कि शायद उनका वहम है, क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी और अंधेरा मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ था। बहरहाल कुछ सेकंड तक इधर उधर देखने के बाद जब मेरे हस्बैंड ने दोबारा से उस तरफ यानी छत की तरफ देखना शुरू किया तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की या फिर कोई औरत ना सिर्फ उल्टी लटकी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर उसका जो चेहरा है वो खून आलूद है या फिर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। हालांकि इनका और उस औरत का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस औरत का जो चेहरा है वो किसी भी तरह पहचानने में नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मैंने फ़ौरन से वहीं पे खड़े खड़े जो चौकीदार मौजूद था उसको आवाज़ दे के बाहर बुलाया। इत्तेफाक से जो चौकीदार था वो नमाज ख़त्म कर रहा था, लिहाजा उसको आने में 3 या 4 मिनट लग गए। बहरहाल जब तक चौकीदार बाहर आया और बाहर आने के बाद जब मेरे हस्बैंड ने उसको कहा कि वहाँ पे छत पे किसी औरत की लाश लटकी हुई है, तो जब चौकीदार ने मेरे हस्बैंड के साथ साथ उस तरफ देखना शुरू किया तो अब वहाँ पे यानी उस छत पे कुछ भी मौजूद नहीं था। खैर, एक अजीब बात थी कि कुछ देर पहले मेरे हस्बैंड ने इस छत पे एक औरत को
उल्टे लटके हुए देखा था। वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब, जो भी इस तरह की बातें हैं उन पे गौर ना करें और आप अपने काम से काम रखें। यहाँ पे अपना काम करें और कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। इस गार्ड का ये जो जवाब था, ये बड़ा अजीब सा जवाब था, और उसको सुनने के बाद मेरे जो हस्बैंड थे उनकी तशवीश और बढ़ गई। वो कहने लगे कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो हकीकत पे मबनी है और मैं अपने पास से तुम्हें कोई बात नहीं बता रहा था। खैर, ये सुनने के बाद वो जो भी चौकीदार था वो कहने लगा कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग पे आपको अभी औरत नज़र आई थी, तो आप ये पहले आदमी नहीं हैं। आपसे पहले भी यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है उन तमाम लोगों ने अक्सर इस बिल्डिंग में एक औरत को और 2 बच्चों को ना सिर्फ घूमते फिरते देखा है, बल्कि अक्सर वो लोग छत पे रात के औकात में नज़र आया करते हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो औरत और बच्चे नज़र आया करते हैं, कहा जाता है कि अब से तकरीबन 10 या 15 साल पहले जब इस बिल्डिंग की तामीरात को शुरू किया गया था तो इस बिल्डिंग के अंदर उस औरत का रेप किया गया था, और उस औरत का रेप करने के बाद उसको उसके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है कि तब से ही न सिर्फ वो औरत बल्कि उसके जो बच्चे हैं वो भी नज़र आया करते हैं। लिहाजा मेरी बात माने, इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करें। अगर आप इस चक्कर में मज़ीद पड़ेंगे तो आपकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक मुझे बार बार ऐसा महसूस होता रहा कि वो औरत और उसके बच्चे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे कोलिग्स को भी नज़र आया करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, कभी वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आया करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से नीचे कूद के मरने के बाद भी खुदकुशी करना चाहते हों। ये कामरान आबदी साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ था वो इंटीरियर सिंध के एक गाँव से था, और अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है या इनका जो ताल्लुक़ है वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से था, और शुरू में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनके हालात बेहतर हुए। अब जैसे जैसे करके इनके हालात बेहतर होना शुरू हुए तो ओब्वियसली सबसे पहले आप अपनी अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिस गांव में या जिस विलेज में रहा करते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी बड़े शहर में जाने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें जहन में मौजूद थीं, और बिलाखिर तय ये पाया कि नूरियाबाद एक जगह है जो कराची और हैदराबाद के बीच में मौजूद है, तकरीबन दरमियान में मौजूद है। तो वहाँ पे चले आते हैं। वहाँ पे नॉर्मली इतने महंगे घर नहीं हुआ करते एज़ कम्पेयर टू कराची या हैदराबाद। इन्होंने अपने फादर के साथ वहाँ जाके घर की तलाश शुरू की, और काफ़ी तगोदोग के बाद इनको एक घर मिला जो कि बहुत मुनासिब पैसे में था। अब क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो इनको कम से कम ऐसा घर चाहिए था जो ग्राउंड +1 या 2 पे मुश्तमिल हो। खैर, एक घर इनको मिला और उस घर में रिहाइश इन लोगों ने अख्तियार कर ली। और ये जो घर था ग्राउंड +1 था, और वो जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे 2 कमरे मौजूद थे। ये घर क्योंकि इन लोगों ने किराए पे लिया था, लिहाजा जो भी मालिक मकान था उसने बता दिया था कि ग्राउंड +1 जो है वो आपके इस्तेमाल में रहेगा, और वो जो ऊपर का हिस्सा है यानी जो 2 कमरे मौजूद हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने, वो बंद रहेंगे। और मालिक मकान का ये कहना था कि वहाँ पे कुछ सामान वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से मैं आपको उन कमरों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब शुरू में तो ठीक था, 1 महीना 2 महीना मामलात बेहतर थे, अच्छे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इनको अपने एक भाई की शादी करनी थी। इसके अलावा जब शादी होनी थी तो बहुत सारे मेहमान थे जो इंटीरियर सिंध से, दूसरे गाँव से, दूसरे शहरों से आने थे। इन लोगों ने पहले जो मालिक मकान था उसको अप्रोच करने की कोशिश की कि वो किसी तरह ऊपर जो 2 कमरे मौजूद हैं वो इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, क्योंकि इनके भाई की भी शादी होनी थी और फिर मेहमान भी आने थे। तो घर जो था वो इन लोगों की फैमिली या इनके ख़ानदान के हिसाब से नहीं था।
अब जब इन लोगों ने मालिक मकान से रब्ता किया तो वो जो मालिक मकान था उससे इनका रब्ता नहीं हो सका। इन्होंने मुतादिद बार उसको अप्रोच किया, फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, दीगर तरीके अपनाए और काफ़ी कोशिशों के बाद पता चला कि वो जो मालिक मकान है वो 2-3 महीने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है। अब उससे जब रब्ता नहीं हो सका तो इन लोगों ने अपने तय फ़ैसला किया, खुद से डिसाइड कर लिया कि ऊपर जो 2 कमरे मौजूद हैं उन पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोल देंगे या तोड़ देंगे, जो कि गैर अखलाकी हरकत थी, जो कि एक इल्लीगल हरकत थी। और वहाँ पे जो सामान वगैरह मौजूद है वो एहतियात से निकाल के साइड में कहीं रख देंगे। अभी भाई की शादी वगैरह हो जाए तो उसके बाद वापस इस कमरे को लॉक कर देंगे। और कामरान साहब बताते हैं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो जो ताला उस पर लगा हुआ है वो खोल ही नहीं पा रहा, बड़ी कोशिशें कर रहे थे। बिला आखिर हमारा एक दोस्त था, वो एक बड़ा हथौड़ा लेके आया और उसने जब हथौड़ा मारा तो वो हथौड़ा लगने से वो जो ताला था वो टूट गया और ये जो 2 कमरे मौजूद थे ये खुल गए। ये बताते हैं कि जब ये दोनों कमरे खुले तो जैसे ही कमरे खुले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अंदर मिट्टी होगी, गर्द होगी, सामान मौजूद होगा, बदबू होगी, स्मेल होगी। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे हमने खोले तो हमने देखा कि अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोनों कमरे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले इन कमरों की सफाई की गई है और एक अजीब सी खुशबू थी जो इन कमरों में से आ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि वहाँ पे इतना सामान तो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही पहला कमरा ख़त्म होता है और दूसरा कमरा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे घंटी लगी हुई है, जैसे कि आम तौर पे मंदिरों में घंटी लटका करती है। अब जब हमने ये घंटी देखी तो हमारे कान खड़े हो गए और हम एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये जो घंटी है ये अंदर मौजूद मंदिर की निशानदेही कर रही है। और ऐसा ही था, जब हम उस घंटी से अंदर की तरफ गए तो हमने देखा कि अंदर एक मंदिर मौजूद है और वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है। अब इस मूर्ति को देखने के बाद बहुत सारे सवालात हमारे जहन में मौजूद थे और हम ये सोच रहे थे कि आखिर क्या करें। मेरा जो दोस्त था वो कह रहा था ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि एक मंदिर है, हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको वापस बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो दीगर 2 दोस्त थे वो कहने लगे कि इसके अंदर जो घंटी और मूर्ति रखी हुई है उसको निकाल के साइड में रख देते हैं, जो भी सामान वगैरह है वो अपना शिफ्ट कर लेते हैं, जो भी मेहमान वगैरह आएंगे उनको यहाँ पे रुकवा दिया करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि अंदर जो मूर्ति वगैरह मौजूद थी वो हमने निकाली, साइड में रख दी, जो घंटी लगी हुई थी वो निकाल दी। बज़ाहिर तो दोनों कमरे साफ़ सुथरे थे, बस वहाँ पे फ़ैन लगाना था, बिस्तर बिछाने थे और सोने की तैयारी करनी थी। और साथ साथ ये एक बात बताते हैं कि वो जो 2 कमरे थे उनमें विंडो भी मौजूद थी। जब हम अंदर गए थे तो अंदर जाके वो जो विंडो थी हमने खोल दी थी और हमारा मकसद ये था कि बाहर से जो हवा आती है वो अंदर कमरों में दाखिल होती रहे। अब वो मूर्ति वगैरह निकाल के और घंटी निकाल के हमने साइड में रख दी, कमरे के बाहर कुंडी लगाई और हम लोग नीचे चले गए। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग नीचे चले गए तो उसके बाद मेहमान वगैरह आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि शादी में तकरीबन 1 हफ़्ता बाकी था और लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। इसी दौरानिए में हमारा वही भाई जिसकी शादी होने वाली थी या जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो अपनी फियांसी से या अपनी होने वाली वाइफ से बात करने के लिए छत पे चला गया। मगरिब हो चुकी थी और जब इनका भाई छत पे गया, वहाँ जाके उसने फ़ोन पे बात करना शुरू की तो बज़ाहिर सब नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल रात होती है वैसे एक रात हो चुकी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये बताते हैं कि इनके भाई को ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जो कमरे के अंदर खिड़की मौजूद है उस खिड़की में कोई मूवमेंट हो रही है या वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे कि जो 2 कमरे हैं वहाँ पे कोई मौजूद है। अब इनका जो भाई था उसका ध्यान फ़ोन की तरफ था, यानी उसका फोकस वहीं पे था, लिहाजा वो इग्नोर कर रहा था, मुसलसल बातें कर रहा था कि इसी दौरानिए में इनके भाई को महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि हल्की हल्की सी आवाज़ें हैं जो उसके कानों में आ रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ ख़वातीन हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। पहले तो वो समझा कि मे भी बराबर वाले घर से, आगे पीछे से कहीं से आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन जब उसने गौर करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो इन दोनों कमरों में से आ रही हैं। और इसने जब मज़ीद गौर किया तो उसको महसूस हुआ जैसे कि मंदिर में पूजा की जाती है वैसे ही पूजा की जा रही है, और जो पूजा कर रहा है वो 2 ख़वातीन हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इनका जो भाई था वो पीछे हटने लगा। इसकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ से नीचे निकले, जाके और लोगों को बता सके,
कि इसी दौरानिए में इनके भाई को महसूस हुआ जैसे कि अब उन दोनों औरतों में से एक औरत ने कमरे में से चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कमरे से बाहर आ रही है या कमरे के गेट की तरफ आ रही है। अब इसका जो फोकस था वो गेट की तरफ था, लेकिन एकदम से वो जो खिड़की थी जो ऑलरेडी खुली हुई थी, इसने देखा कि उस खिड़की में एक औरत आके खड़ी हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि उसने साड़ी पहनी हुई है। बहुत ही कोई पतली दुबली सी औरत है, उसके माथे पे एक बिंदिया लगी हुई है और शायद उसकी जो मांग है उसमें संदूर पड़ा हुआ है। अब ये देख के इनका जो भाई था उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, शदीद खौफ का शिकार हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहा है वो हकीकत है या अफसाना है या फिर ये सब एक ख्वाब है। अब इनका जो भाई था उसके जहन में सबसे पहले ये आया कि मैं नीचे जाता हूँ। वो पलटा और उसने नीचे भागना शुरू किया। खैर जैसे ही वो नीचे पहुँचा तो बहुत सारे कज़न्स, बहुत सारे घर वाले मौजूद थे, क्योंकि शादी की तैयारियों के सिलसिले में बहुत सारे कज़न आ चुके थे। और उसने जाके जब सबको ये वाक़या बताया तो जितने भी कज़न्स थे या जितने भी लड़के थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए। सब ने आके छत पे देखा तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद सब ने हिम्मत करके वो जो कमरे थे उनका दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला तो उनको भी ऐसा महसूस होने लगा या ऐसा लगने लगा कि जैसे अंदर कोई दो ख़वातीन हैं जो पूजा कर रही हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। खैर जैसे जैसे ये आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलसल दो ख़वातीन की आवाज़ आ रही है। अब जब सबने ये देखा कि अंदर कोई मौजूद नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं मे भी बाहर से आ रही हैं, और इन कमरे में क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कमरे बंद हैं, ये आवाज़ें सराउंड कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो अंदर से आ रही हैं। बहुत सारे हीले बहाने बनाए गए और ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, ये जो कुछ देखा गया है या जो कुछ कहा जा रहा है ये सब वहम है। बात आई गई हो गई। इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरा, शादी हुई। शादी के बाद जो इनका भाई था उसको बजाय इसके कि इन दो कमरों में से एक कमरा दिया जाता, उसको फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा दे दिया गया और कुछ लोगों को कहा गया कि जब तक मालिक मकान नहीं आता तब तक आप लोग छत पे सोएं या इन दो कमरों को इस्तेमाल करें। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो एक बड़ी भाभी थी उनको कपड़े वगैरह धोने थे, और नॉर्मली जब औरतें कपड़े वगैरह धोती हैं या वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही हुआ कि कपड़े धोते धोते तकरीबन मगरिब हो चुकी थी। मगरिब होने के बाद इनकी जो भाभी थी उनको कपड़े फैलाने के लिए छत पे आना था। अब कपड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो ये वेट कर रही थी कि कोई बच्चा आ जाए या कोई लड़का आ जाए तो उसके हाथ बहुत सारे कपड़े ऊपर रखवा दिए जाएं और उसके बाद ये ऊपर जाएं और वहाँ जाके जो भी कपड़े हैं उनको फैला दें। कामरान साहब बताते हैं कि जब मैं आया तो मेरी जो भाभी थी उन्होंने मुझे कहा, और सबसे पहले मैंने एक बाल्टी ले आके छत पे पहुंच गया, और जब मैं छत पे पहुंचा तो वो बाल्टी मैंने वहाँ पे रख दी। उस बाल्टी के अंदर धुले हुए कपड़े मौजूद थे। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में एकदम से इनको दोबारा से आवाज़ें आना शुरू हुई, और वो जो आवाज़ें थीं उनको सुन के महसूस हो रहा था जैसे दोबारा से वो जो औरतें हैं वो पूजा कर रही हैं या कमरों के अंदर मौजूद हैं। अभी ये आवाज़ों को सुन ही रहे थे, इसी दौरानिए में एकदम से गेट खुला, और जैसे ही गेट खुला तो इन्होंने देखा कि वही पतली दुबली सी औरत जिसके माथे पे बिंदिया लगी हुई है, उसकी मांग में संदूर पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे से बाहर निकल रही है, और उसके हाथ में एक चिराग मौजूद है और उस चिराग में आग लगी हुई है। ये देख के इनके औसान ख़त्म हो गए, इनकी आवाज़ बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि इनके जो अल्फाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, ये पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, और ये वहाँ से मूव करना चाह रहे थे तो ये भी नहीं हो पा रहा था। इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो थी वो ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो चुकी है, और ये चाहने के बावजूद भी वहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसके पीछे एक और औरत कमरे से निकली। उसके हाथ में भी चिराग मौजूद था, उसके माथे पे भी बिंदिया थी, उसकी मांग में भी संदूर पड़ा हुआ था। और अगेन मेरी वैसी ही हालत थी, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मैं हिल पा रहा था, ना मैं मुड़ पा रहा था, ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था। देखते ही देखते उस कमरे से 7 ख़वातीन निकलीं और सबका एक जैसा हुलिया था। सबके हाथों में चिराग मौजूद थे और वो जो चिराग थे वो जल रहे थे। अब ये बताते हैं कि मेरी ये हालत थी।
ऐसा लग रहा था मेरी जान फना होने वाली है, बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जो भी आयत वगैरह आती थी मैं पढ़ना चाह रहा था, मैं कलमा पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। एकदम से इनको लगा जैसे पीछे से कोई आया है, और जैसे ही इनको लगा कि पीछे से कोई आया है तो ऐसा लगा जैसे इनका जो जिस्म है वो मूव करना शुरू हो चुका है। और इन्होंने फ़ौरन से पलट के देखा, और जब इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि इनकी जो भाभी हैं, जो कपड़े ऊपर फैलाना चाहती थी या जो ऊपर आना चाहती थी, वही सामने खड़ी हुई हैं। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने भाभी को देखा तो मेरी जान में जान आई। उनको मैंने इशारा किया कि यहाँ पे कोई मौजूद है, या बहुत सारी ख़वातीन हैं जो छत पे मौजूद हैं, और ये सारी की सारी उसी मंदिर से, ये उन्हीं कमरों में से निकली हैं। बहरहाल जैसे ही इन्होंने अपनी भाभी को बताया और वापस पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद है, न किसी औरत का नामो निशान मौजूद है, और ना ही वो जो 2 कमरे हैं या वो जो मंदिर है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। खैर, इनके थोड़े से औसान बहाल हुए, जो भी इनको आयत वगैरह आती थी इन्होंने पढ़ना शुरू की, और इन्होंने अपनी भाभी को सारा का सारा माजरा बताया। इनकी भाभी ने जल्दी जल्दी जो भी कपड़े थे वो फैलाए और उसके बाद इनके साथ नीचे चली गई। ये बताते हैं कि जब हम लोग नीचे पहुँचे तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी, और देखते ही देखते मुझे शदीद बुखार हो चुका था। इसी दौरानिए में इनके जो बड़े भाई थे वो आ चुके थे। ये बताते हैं कि जब मेरे भाई ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस लड़के ने या मेरे भाई ने छत पे इस तरह की औरतों को देखा है। वो जो इमाम साहब थे वो घर में आए, उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया। ख़ास तौर पे जो ऊपर कमरे मौजूद थे वो उधर गए, उधर जाके उन्होंने पूरा मुआयना किया, और वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे एक रात का टाइम दें, मैं रात में इस्तिखारा करूँगा और अगले दिन आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि क्या मसला है। ये बताते हैं जैसे तैसे करके रात गुजर गई। मेरा जो बुखार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हुआ, और जो भी इमाम साहब ने आयत वगैरह बताई थी वो सारी की सारी आयत मैं पढ़ रहा था, और जो तावीज़ उन्होंने मुझे दिया था वो मैंने पहन कर रखा हुआ था। अगले दिन इमाम साहब को मगरिब की नमाज़ के बाद हमारे घर आना था, और जो भी उन्होंने इस्तिखारा किया था उसके बारे में मालूमात देनी थी। अल्लाह अल्लाह करके मगरिब की अज़ान शुरू हुई, और जब अज़ान शुरू हुई तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब इमाम साहब आएँ और इस घर के बारे में, इन वाक़यात के बारे में मालूमात दे सकें। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में इन लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे छत पे एकदम से शोर होना शुरू हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो छत पे मौजूद हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और मुसलसल उन सब के लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, और ज़्यादातर जो आवाज़ें आ रही हैं वो ख़वातीन की हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो बुनियादी तौर पे लड़ाई हो रही है ये ख़वातीन की लड़ाई हो रही है। अब जब इन लोगों को इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई तो इनमें से जो एक भाई था वो कहने लगा कि छत पे आके देखते हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे सारे के सारे मना कर रहे थे। सब कह रहे थे कि इस वक्त छत पे जाना ठीक नहीं है। अब ये बताते हैं कि ये और इनके 2-3 कज़न घर के बाहर आके खड़े हो चुके थे और मुसलसल ऊपर की तरफ देख रहे थे। किसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि वही औरत जो इनको सबसे पहले नज़र आई थी, जो बहुत पतली दुबली सी थी, जिसके माथे पे बिंदिया लगी हुई थी, जिसकी मांग में संदूर मौजूद था, वो इनको ऊपर से देख के मुस्कुरा रही है। और ना सिर्फ मुस्कुरा रही है बल्कि इनको ऊपर आने का इशारा कर रही है, जैसे कि वो इनको कहना चाहती हो कि ऊपर आ जाओ। अब ये जो मंजर था ना सिर्फ इन्होंने देखा था बल्कि इनके साथ जो इनका कज़न मौजूद था या जो भी लोग थे सब के सब लोगों ने देखा था। खैर, ये लोग अंदर आ गए, जो भी आयत वगैरह इनको आती थी पढ़ने लगे, और बिला आखिर वो वक्त आया कि जब वो जो इमाम साहब थे जिन्होंने वादा किया था या जिन्होंने आने का कहा था वो आ गए। ये बताते हैं कि जब वो इमाम साहब आए तो उनकी जो हालत थी वो गैर हुई हुई थी। उनके माथे पे पसीने मौजूद थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान हैं। खैर, जब वो आए उनसे हमने पूछा कि बिला आखिर क्या इस्तिखारा किया है आपने, क्या मालूमात हैं जो आपको पता चली हैं। तो कहने लगे कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो जगह है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे पिछले 200-300 साल से एक मंदिर मौजूद है, और मेरा आपको मशवरा ये है कि ये जो जगह है इसको फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जो मखलूक़ात मौजूद हैं या जो कुछ मौजूद है वो आपको कभी भी यहाँ पे रहने नहीं देगा। आपसे पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे या जिनका यह मकान है, उन्होंने जैसे तैसे करके जो मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं उनको 2 कमरों के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब क्योंकि आपने 2 कमरे खोल लिए हैं, जिसकी वजह से वो जो मखलूक़ात थी या जो कुछ वहाँ पे मौजूद था वो आज़ाद हो चुका है। अब वो पूरे के पूरे घर में फैलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ये बताते हैं कि सुन के हम सब की हालत गैर हो गई और हमें अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका था, जो गलती हमने की थी। एक तो हमने बग़ैर पूछे
वो जो 2 कमरे थे उनको खोल लिया था, और ना सिर्फ खोल लिया था बल्कि वहाँ पे जो मंदिर मौजूद था या जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थीं, उन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हमने रख दिया था। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में हमारा जो मालिक था उससे भी राब्ता हो गया और उसको भी हमने सारा का सारा वाक़या बता दिया था। ये सुनने के बाद वो जो मालिक था वो भी कहने लगा कि आप इसी वक्त इस घर को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपने मेरे लिए भी मुसीबत कर दी है और अपने लिए भी मुसीबत कर दी है। ये बताते हैं कि तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर हमने वो जो घर था उसको खाली किया, जो भी हमारा सामान था वो सारा का सारा हमने निकाल लिया। और वहाँ से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की मखलूक़ात से या इन चीज़ों से हमारी जान छूट गई। और बाकी हमने फॉलो अप किया, या हमें जब पता चला कि उस घर का क्या हुआ, तो हमें ये पता चला कि वो जो मालिक मकान था उसने दोबारा से जो मूर्ति वगैरह मौजूद थी या जो घंटी थी वो वहीं पे लगवा दी थी जहाँ से निकाली गई थी। और ना सिर्फ लगवा दी थी बल्कि वो जो 2 ऊपर कमरे मौजूद थे उनको दोबारा से बंद कर दिया गया था। ये बताते हैं कि आज भी नूरियाबाद के अंदर वो घर मौजूद है, वैसे ही ऊपर 2 कमरे मौजूद हैं, वैसे ही वो बंद हैं और वहाँ पे किसी को जाने या आने की इजाज़त नहीं है।